नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आपकी क्लास में हम डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर का कोर्स 2 जो कि DEC 2 है, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, या आप बोल सकते हैं कि आपके मैनुअल में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी यूनिट 1 है, हम उसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, फूड का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है या फूड के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, ये है एक क्वेश्चन कि फूड के जो फंक्शन है वो कौन कौन से होते हैं। या तो आपको सिंपल आ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड, या आपको आ सकता है कि कोई भी एक फंक्शन को आप डिस्क्राइब करो। दीज आर द फंक्शंस ऑफ फूड: फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। ठीक है, ये जो हैं ये 3 फंक्शन हैं फूड के: फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। आगे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो कौन से हैं? एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में आगे क्या आते हैं? ये 4 आते हैं। फूड के मेन 3 फंक्शन होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन में 4 फंक्शन आते थे: एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। ठीक है, इसमें क्या है, कहते कि हमें अपने दिन के हर काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, जैसे कि खड़े होना, बैठना, चलना, दौड़ना, घर के काम करने के लिए या और कोई भी काम करने के लिए हमें हर मोमेंट पर एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी में हर वक्त बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, अपने आप होती हैं, जैसे कि दिल का धड़कना। ठीक है, जो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन है, पेट में आंतड़ियाँ हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं, एक्सपैंड होती रहती हैं। हमारी लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं, एक्सपैंड होती रहती हैं, है ना। इवन और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम इतना अवेयर भी नहीं होते हैं। ये सारे फंक्शंस को भी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, जो एनर्जी गिविंग फंक्शन है, भोजन का एनर्जी देने का फंक्शन है, ठीक है, वो 2 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं मेनली। वो कौन से हैं? कार्बोज और चर्बी, फैट, वसा। ठीक है, मेनली जो फूड है वो हमें क्यों चाहिए होता है? फूड हमें अपनी बॉडी के लिए चाहिए होता है, अपनी बॉडी की ग्रोथ या रिपेयर के लिए चाहिए होता है। ठीक है ना, तो ग्रोथ या रिपेयर के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, हमारा दूसरा फंक्शन क्या था? पहले तो था एनर्जी गिविंग फंक्शन, वो हमने रीड आउट कर लिया। दूसरा था बॉडी बिल्डिंग फंक्शन। ठीक है, तो जो हमारा फूड है, ठीक है, वो हमें किस लिए चाहिए? ग्रोथ और रिपेयर के लिए चाहिए। आप लोग ग्रोथ टर्म से तो फैमिलियर हैं, हम अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं ग्रोथ के लिए। ये बॉडी के ग्रोथ क्या होता है कि बॉडी के वेरियस पार्ट्स के साइज को इंक्रीज करना। ये ग्रोथ कैसे होती है? जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल से बनी हुई है। जब हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है तब जो नए सेल्स हैं वो उसमें ऐड अप होते हैं। ठीक है, और जो ऑलरेडी सेल्स होते हैं वो साइज में इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। सेम टाइम पर कई सेल्स होते हैं जो मरना भी शुरू हो जाते हैं, और कई सेल्स होते हैं जो कि रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस को रिपेयर होना। ठीक है,
दोनों ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए क्या ज़रूरी है? प्रोटीन्स। अब हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि प्रोटीन का रोल कहाँ ज़रूरी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो कि हमारी हाइट और वेट को इंक्रीज़ होने में हेल्प करता है हमारे इन्फेंसी पीरियड से लेके अडल्टहुड के पीरियड तक, बचपन से बॉर्न होने से लेके हमारे 18 साल की उम्र के बाद के पीरियड तक भी प्रोटीन्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। हमारा थर्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या था? प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन। अब हम पहले प्रोटेक्टिंग के बारे में बात करेंगे। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। किस चीज़ से प्रोटेक्शन करना? कोई इन्फेक्शन हो रही है उससे प्रोटेक्ट करना। अब फूड का रोल क्या है कि कोई भी इन्फेक्शन हो रही है हमारी बॉडी में उससे हमें प्रोटेक्ट करना या हमारी बॉडी को इस लायक बनाना कि वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा सके। इन्फेक्शन यानी कि किसी भी तरह की कोई बीमारी हो। ठीक है, फूड में वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें लेने चाहिए जो कि हमारे शरीर को रिकवर होने में हेल्प करें, जो कि इन्फेक्शन के टाइम पर होती है। अगर कोई बंदा डाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं खाता है तो उसको काफ़ी टाइम भी लग जाता है रिकवर होने के लिए और वो जल्दी बीमार भी हो सकता है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, रेगुलेटरी का मतलब क्या है? रेगुलेट मतलब चलाना। ठीक है, इसमें जो फूड का रोल है वो होता है कि जो हमारे बॉडी का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि चलते रहते हैं साथ साथ, जैसे कि दिल का धड़कना, हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उसको हमें मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, ये सारे जो प्रोसेस हैं वो फूड कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमें मेंटेन करना है। ये किसका काम है? ये फूड का काम है। इसी तरह कि हार्ट बीट को कौन से रेट तक मेंटेन करके रखना है, कहाँ तक वो चले। ठीक है, और हमारी बॉडी में इसके साथ साथ और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। जो वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, उसके साथ क्या है कि बहुत सारे जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो टूट के न्यू सिंपलर सब्सटेंसेस में आ जाते हैं। इसी तरह जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो जोड़ के अपने आप को एक दूसरे में ज़्यादा कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस भी बनाते हैं। ठीक है, और जो प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शंस हैं वो कौन रेगुलेट करता है? कौन से फूड्स जिनसे हमें वाइटमिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, इवन प्रोटीन और वाटर भी जिससे हमें मिलता है वो भी प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स हो सकते हैं। और मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि जो हिंदी का मैनुअल है ना, उसमें ये फंक्शंस हमें कहाँ पर मिलेंगे? ये हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 का आप जो 1.2 है आपका पेज नंबर 10 है, उस पर ही आपको ये मिलेगा। वो भी मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देती हूँ कि भोजन के कार्य क्या क्या हैं। उसमें भी ऐसे ही भोजन के कार्य एक पॉट की फॉर्म में बने हुए हैं। भोजन के 3 कार्य हैं: सामाजिक, शरीर क्रियात्मक और मानसिक। शरीर क्रियात्मक को आगे इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो जो कि ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर के निर्माण में हेल्प करते हैं, सुरक्षा देते हैं और नियंत्रण करते हैं। ठीक है, ये अभी हमने सिर्फ जो आपका शरीर क्रियात्मक कार्य है उसके अंडर जो 4 थे हमने सिर्फ अभी वो पढ़े हैं। इसके बाद हैं हमारे सोशल फंक्शंस। आपको कोई भी एक फंक्शन भी एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है तो आप फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, या अगर सारे फंक्शंस आए तब आपको ये 3 फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं: फिजियोलॉजिकल,
सोशल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, अब जो हमारा सामाजिक कार्य है वो क्या है? कहते जो फूड है उसका हमारे समाज में बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, हमें फूड हर एक, हम कहते हैं ना कि अगर हम फूड किसी ना किसी के साथ, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर हम फूड किसी ना किसी के साथ शेयर करके खाएंगे तो इसका मतलब है कि हम सोसाइटी में एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ वही इक्वल स्टेटस के लोग ही आपस में बैठकर खाना खाते थे। कोई ऊंची जात का नीची जात के साथ बैठ के ऐसे खाना नहीं खाता था, ऐसे समझा जाता था। ठीक है, पर अब ऐसे नहीं है। अब सारे लोग पहले भी एक समान थे। बस ये पहले ऐसे होता था कि इक्वल स्टेटस के लोग ही थे जो वो सोसाइटी में इकट्ठे बैठकर खाते थे। वो जो अपने से इन्फीरियर होते थे सोशल टर्म्स में, ठीक है, वो उनके साथ बैठकर खाना शेयर नहीं करते थे। पर आजकल ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं एक यहाँ पर भी एक एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, ठीक है, तो आपको यही नहीं पता होता कि जो आपके सामने बैठकर खा रहे हैं वो कौन सी सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनके पास भी पैसे हैं पे करने के लिए, आपके पास भी पैसे हैं पे करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो भोजन है, ठीक है, वो हमारे वर्ड के हर एक त्योहार का अभिन्न अंग होता है। आपने नोट किया होगा ज़रूर कोई ना कोई, जैसे कि कोई खुशी का मौका होता है, जैसे कि बच्चे का जन्म होना या शादी होना, है ना, हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मतलब खाना सर्व करके, अच्छी अच्छी चीज़ें सर्व करके। और जैसे दिवाली, दशहरा हो गया, ठीक है, पोंगल हो गया, ओणम हो गया, क्रिसमस होगी, ईद होगी, है ना, इन सब में भी हम अच्छे अच्छे तरह के विशेष पकवान बनाए जाते हैं। इसी तरह क्या होता है, इन ऑल दीज केसेस फूड सर्व्स द फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। इसी तरह हम ये कहते हैं कि जो हम भोजन बनाते हैं एक दूसरे से मिलने व मिलाने का अवसर प्रदान कर सामाजिक भूमिका ये अदा करते हैं। नेक्स्ट है कि धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में भी फूड का अपना एक महत्व है और अपना एक मीनिंग है। कुछ फूड आइटम्स जैसे कि फ्रूट, स्वीट, कोकोनट, ठीक है, ये सब मंदिरों में देवी देवताओं को भी चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, मिठाइयाँ मंदिर में बनाई जाती हैं और गुरुद्वारों में भी बनाई जाती हैं। ठीक है, और प्रसाद के रूप में सबको दी जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, वो अपना ईटिंग पैटर्न शेयर करती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि उस धर्म के धार्मिक ग्रंथ और प्रथाएं कुछ खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति देते हैं तो कुछ की नहीं। इसीलिए भोजन हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन का एक अभिन्न इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है साइकोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, कहते कि हमारे सबकी अपनी अपनी इमोशंस होती हैं। जैसे कि हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, लव की और अटेंशन की ज़रूरत होती है। भोजन भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, जब एक मदर अपने बच्चे की फेवरेट डिश बनाती है तो बच्चे को ये पता चल जाता है कि उसकी मदर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो उसकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखती है।
ठीक है, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं जो उनको दिया गया है। जैसे कि हम लोग आप लोग अवेयर ही हैं, जब हम किसी के साथ अपना खाना शेयर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि या तो हमारी आपस में फ्रेंडशिप है या हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एक बच्चा तब जल्दी भोजन खाने के लिए एक्सेप्ट करता है जब उसके फ्रेंड्स या उनको उस लोगों ने दी हो जिनको वो जानता हो या पहचानता हो, आइडेंटिफाई करता हो। कई बच्चे अपना वही फूड अपने पीयर ग्रुप के साथ भी शेयर करते हैं और अपने सोसाइटी के आसपास लोग होते हैं उनके साथ भी वो अपना भोजन शेयर करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि हमें हमारे जो पीयर ग्रुप वाले लोग हैं वो हमें स्वीकार लेते हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जो भोजन है वो हमारी भावनाओं से बहुत ही गहरा संबंध रखता है। हम भोजन को बच्चों को एक इनाम के तौर पर भी दे सकते हैं। जब एक मदर अपने बच्चे को इनाम के तौर पर कुछ ना कुछ देती है कि उसने कुछ अच्छा किया है तो वो ज़रूर उसको कोई आइसक्रीम या कोई मीठी चीज़ लेके देती है। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ कि वह जो विशेष खाद्य पदार्थ बच्चे के मन में सुखद अनुभूतियों से जुड़ जाता है। दूसरी ओर कुछ भोजन बीमारी से जुड़े हैं, जैसे कि खिचड़ी। वो एक ऐसा व्यंजन है कि जब कोई बुखार या डायरिया वगैरह हो जाता है वो तभी दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए यह हो सकता है कि यह पसंदीदा भोजन की सूची में ना आए खिचड़ी, क्योंकि इसको बीमारी से जोड़ लिया गया है। ठीक है, और जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं वो इसको बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। ये थे आपके फूड के फंक्शंस। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूड के फंक्शंस कौन कौन से हैं, या आपको आ सकता है कोई भी एक फंक्शन आप डिस्क्राइब कीजिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड गिव इट्स 5 डायमेंशंस। ठीक है, वो आपका है यूनिट 2 में है। ठीक है, अब आप अपनी यूनिट 2 ओपन करिए। यूनिट 2 ओपन करेंगे तो उसमें आपको वो हेल्थ का कंसेप्ट और डायमेंशंस मिल जाएंगी। पहले तो हम हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हिंदी मैनुअल वाले भी अपना पेज नंबर 29 ओपन करिए। पेज नंबर 29 पर ये चैप्टर स्टार्ट होता है। हेल्थ की एक डेफिनेशन होगी। ठीक है, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। हिंदी मैनुअल में पेज नंबर 31 पर 2.3 पॉइंट है, स्वास्थ्य की परिभाषा। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity। ठीक है, हिंदी में क्या है कि स्वास्थ्य वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होता है। केवल रोग या बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता है। ठीक है, अब इसकी 5 डायमेंशंस हैं। ओके, कंसेप्ट पढ़ने से पहले हमें हेल्थ का एक डायमेंशंस पढ़ने से पहले हमें एक हेल्थ का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप इंग्लिश मैनुअल में जो आपका दूसरा पेज नंबर है आप वहाँ पर आ सकते हैं।
यूनिट 2 का। और हिंदी मैनुअल में भी आप जो 2.2 है आपका, उस पर आइए, पेज नंबर 30 पर। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिशनली द हेल्थ हैज़ बीन व्यूड एज अ एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। ठीक है, कहते कि ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से किसी रोग का ना होना ही स्वास्थ्य माना जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती है तो हम उसी को ही हेल्दी मानते हैं। ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? बायोमेडिकल कंसेप्ट। क्या कहेंगे हम इसको? बायोमेडिकल कंसेप्ट। हिंदी में हम इसको कहेंगे जैव चिकित्सीय संकल्पना। ये जो कंसेप्ट है ये किस पर बेस्ड है? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के ऊपर ये बेस्ड है। हिंदी में इसको कहेंगे हम, ये रोग के रोगाणु सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये जो थ्योरी थी वो 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं सदी के अंत से प्रचलित हुई और चिकित्सीय विचारधारा पर हावी रही। ठीक है, जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, जो हमारा शरीर है, वो उसको एक मशीन के रूप में देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, ठीक है, तो उनको लगता है कि जैसे कोई मशीन खराब हो गई है या मशीन टूट गई है, उसको वो बीमार होना कहते हैं। जो ये कंसेप्ट है बायोमेडिकल कंसेप्ट, ठीक है, ये लोगों के लिए सेटिस्फाइड नहीं था। क्यों सेटिस्फाइड नहीं था? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स थे वो इग्नोर हो जाते थे। जैसे कि इसमें इन्वायरमेंट, सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, ये सारे जो हेल्थ के कंसेप्ट हैं ये सारे इग्नोर हो जाते थे। ये जो कंसेप्ट है हेल्थ का, बायोमेडिकल कंसेप्ट, कहते कि ये कंसेप्ट को बिल्कुल इनएडिक्वेट माना गया था, बिल्कुल भी इसको अपर्याप्त ही माना गया था, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे कि ये माल न्यूट्रिशन, क्रॉनिक डिजीज़, ड्रग अब्यूज़, मेंटल इलनेस, ये भी इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है, कहते कि इसलिए ये जो बायोमेडिकल कंसेप्ट है इसकी कमियों के कारण ही हेल्थ की और बहुत सारी कंसेप्ट, जैसे कि इकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल यानी कि पारिस्थितिकी और मनोसामाजिक जो हमारे कंसेप्ट थे वो उभर कर सामने आए। ठीक है, पहले जो कंसेप्ट में सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि कहते परंपरागत तौर पर ये माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता है, उसको कोई डिजीज़ नहीं होता है, तो हम उसी को ही हेल्दी मानते हैं। इस कंसेप्ट को हम बायोमेडिकल कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, ये बायोमेडिकल कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या था, जो मेडिकल प्रोफेशंस थे उन्होंने हमारी ह्यूमन बॉडी को एक मशीन की तरह रखा। अगर मशीन में कोई तोड़ फोड़ होती है, ठीक है, तो हम उसको ही वो लोग एक बीमारी की तरह मानते थे। पर ये जो बायोमेडिकल कंसेप्ट था ये बिल्कुल भी मान्य नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स थे वो मिसिंग थे, जैसे इन्वायरमेंटल, सोशल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी, जैसे कि हेल्थ के साथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी, माल न्यूट्रिशन, कोई डिजीज़, ड्रग अब्यूज़, मेंटल इलनेस, ये सब कुछ भी इसमें मिसिंग था।
ठीक है, ये बायोमेडिकल कंसेप्ट में ये जो कमियां थी, ठीक है, इसके करके और जो हेल्थ कंसेप्ट थे उनको उभरने का मौका मिला, जो कि इकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट थे। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इकोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, जो इकोलॉजिकल कंसेप्ट है वो क्या है? Health is a state of harmonious equilibrium between human beings and their environment, and disease a state of maladjustment of the human being of the environment. ये कहते हैं कि इकोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हेल्थ क्या है? हेल्थ वो स्टेट है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य और इन्वायरमेंट परिवेश, इन दोनों के बीच एक उचित संतुलन बना रहता है। ठीक है, और डिजीज़ एक वो स्थिति है जब ह्यूमन बीइंग और उसके इन्वायरमेंट के बीच कुछ सामंजस्य हो जाता है, यानी कि माल एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हेल्थ क्या है? जब मनुष्य और इन्वायरमेंट के बीच एक अच्छा संतुलन बना रहता है। और बीमारी क्या चीज़ है? जब मनुष्य और इन्वायरमेंट के बीच माल एडजस्टमेंट होती है। अब एक एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे कि अगर हम एक जंगल को लार्ज स्केल पर ख़राब कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अपना जो बदलाव है क्लाइमेट में वो होगा। ठीक है, क्या बदलाव होगा? फ्लड्स आएंगे, ठीक है, और भूख लगेगी। इससे क्या होगा? जब ये सारी समस्या भूखमरी वगैरह आएगी तो उनसे जुड़ी कई बीमारियां भी फैलेंगी। It is argued that better adaptation of a human being to natural environment leads to a longer life expectancy and a better quality of life. इसलिए कहते यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर हम मनुष्य अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं तो उनको उसको नेचर के साथ मिलकर ही रहना पड़ेगा, तो ही उनकी लाइफ जो है वो लंबी भी होगी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। अब नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट जो है वो इस बात पर बेस्ड है कि हेल्थ इज़ नॉट ओनली अ बायोलॉजिकल फिनोमिना। उनका कहने का मतलब है कि जो आपकी हेल्थ है वो सिर्फ बायोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है, ठीक है, वो एक सोशल फिनोमिना भी है। बहुत सारे कारक जैसे कि साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिकल भी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें सोशल कस्टम और प्रैक्टिस का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि जो कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वमेन की डाइट है, किसी बच्चे को वो करना, फीड करना, और मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स। अब नेक्स्ट है हॉलिस्टिक कंसेप्ट। हॉलिस्टिक कंसेप्ट में क्या है कि जब हेल्थ की सबसे अधिक मान्य संकल्पना वह है जिसमें स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है, उसको हम हॉलिस्टिक कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, यह वास्तव में उपयुक्त सभी संकल्पनाओं का एक मिश्रण है। समग्र दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना उसके संपूर्ण परिवेश से जुड़ा हुआ है। कुछ हद तक यह संकल्पना स्वास्थ्य के पौराणिक दृष्टिकोण से मिलती है, जिसके अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, जो कि एक अनुकूल परिवार तथा अच्छे परिवेश में ही संभव हो सकता है। इस प्रकार समग्र संकल्पना के अनुसार समाज के सभी घटक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इस संकल्पना के अनुसार स्वास्थ्य को बनाए रखना व उसकी उन्नति दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये था आपका हेल्थ का कंसेप्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हेल्थ की डायमेंशंस क्या है।
2.4 है इसी चैप्टर में, हेल्थ की डायमेंशंस क्या है। हिंदी मैनुअल वाले पेज नंबर 32 एंड 33 देखिए। सबसे पहला डायमेंशन जो है वो है फिजिकल डायमेंशन, यानी कि शारीरिक आयाम। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब है कि शरीर में जो हर सेल है और शरीर का हर ऑर्गन है, जो शरीर का हर कोशिका है या अंग है, ठीक है, उसकी जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होगी और वो शरीर के हर भाग के साथ साथ ही चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ का। वैसे भी कहते कि जब हम आम भाषा में यह कह देते हैं कि यह व्यक्ति स्वस्थ है, तो हम इसी घटक की बात करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य ही पहचान और वर्णन करना स्वास्थ्य के अन्य आयामों की तुलना में ज़्यादा आसान होता है। अब थोड़े से फिजिकल वेलबींग के साइंस, जैसे कि चमकदार बाल, सिर की स्वस्थ त्वचा, साफ रंग, साफ स्वच्छ त्वचा, गठा हुआ शरीर, चमकदार साफ आंखें, कंकाल की बनावट में कोई खराबी ना हो, लंबाई व आयु के अनुसार सामान्य वजन, ठोस सुदृढ़ और भली भांति विकसित मांसपेशियां, शरीर की गतिविधियां सुचारू, सहज व समन्वित, नियमित मल और मूत्र निकासन, समुचित भूख, गहरी नींद मतलब कि अच्छी नींद आना। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर हम शरीर के अंगों का नाप मतलब कि आकार सामान्य होता है और वो सामान्य रूप से ही कार्य करते हैं, तो सभी जो हमारी सेंसेस होती हैं, जैसे कि कान, आँख, नाक, ठीक है, वो सब उचित ढंग से ही कार्य करती हैं। जो फिजिकल हेल्थ है हम उसको कैसे असेस कर सकते हैं? क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, डाइटरी और न्यूट्रिशनल असेसमेंट से और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मेंटल डायमेंशन, मानसिक आयाम। जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारे पूरे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। जीवन की यथार्थता से कारगर ढंग से निपटने के लिए, स्वयं से तथा अन्य लोगों से उचित रूप से व्यवहार करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य एक मूलभूत आवश्यकता है। केवल मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन की समस्याओं का सामना इस प्रकार कर पाता है जिससे उसे आत्म संतुष्टि मिलती है तथा वह समाज के विकास व कल्याण में अपना योगदान दे सकता है। अब ये नीचे पॉइंट लिखे हुए हैं कि मानसिक व्यक्ति जो है वो मानसिक तौर से तभी एक व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है यदि वो अनसुलझे आंतरिक तनावों से मुक्त होता है तथा निर्णय ले सकता है। सेकंड है, जब वो अपनी क्षमताओं पर, जो उसके पास एबिलिटीज़ हैं, उसको उस पे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, कि वो अपनी हर एक कमी को जानता है। तीसरा है कि उसका आत्म सम्मान जो है वो उच्च स्तर का होता है। नेक्स्ट है जो कि अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ही वो उत्तरदायित्व होता है, लेता है और उनको पूरा करने में ही वो अपना संतोष अनुभव करता है। नेक्स्ट है जो हमेशा अपने आप को नकारता नहीं है तथा अपने प्रति सदैव सहानुभूति नहीं चाहता। नेक्स्ट है जो किसी भी व्यक्ति का सामना बिना किसी तनाव या चिंता के कर सकता है, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाता है तथा जो ये भय, ईर्ष्या, क्रोध या अपराध जैसी भावनाएं हैं उनसे
ज़्यादा ग्रस्त नहीं होता है, जो अपने आप को परिस्थितियाँ तथा अन्य व्यक्तियों के अनुसार ढाल लेता है, जो दूसरों की भावनात्मक ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होता है, जो दूसरों के साथ उनकी भावनाओं व स्थितियों का ध्यान रखते हुए कार्य करने वाला होता है, जो दूसरों के साथ सामंजस्य बिठा पाता है और मेलजोल रख पाता है। नेक्स्ट है सोशल डायमेंशन। सामाजिक आयाम क्या होता है? कहते कि सिर्फ फिजिकल या मेंटल, जो कि शारीरिक और मानसिक तौर से स्वस्थ होने को ही स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति, एक हेल्दी पर्सन वही होता है, ठीक है, जो जिस कम्युनिटी में रहता है वो उसका पार्ट बनता है। मतलब जिस कम्युनिटी में वो रहता है वो उसमें अच्छी तरह से एडजस्ट करना चाहिए उसको, और उसमें वो हर कम्युनिटी के लिए वो हर तरह के कार्य में अपना योगदान दे अच्छी तरह से, और जो भी कोई योगदान दिया है उसमें उसको सफलता मिलनी ज़रूरी है। जो हेल्थ का जो हेल्थ का सोशल डायमेंशन है उसमें क्या क्या आता है कि एक जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को समाज के एक हिस्से के रूप में देख पाने की क्षमता रखता हो। समाज के कितने सदस्यों के साथ उसके संबंध हैं और इन संबंधों की गुणवत्ता व समुदाय में उसकी भागीदारी कितनी है। उसे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाने चाहिए। इसमें उसके परिवार और समाज दोनों की सारी जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। इसके बिना दूसरों की सहायता करना या दूसरों के साथ मिलकर रहना भी एक सोशल डायमेंशन का ही हिस्सा होता है, जैसे कि मेंटल हेल्थ में होता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ की तरह ही उस व्यक्ति को पहचानना थोड़ा आसान हो जाता है जो कि सामाजिक तौर से थोड़ा सा गंभीर हो, किंतु ऐसे व्यक्ति की पहचान कर पाना कठिन है जिसमें छोटे छोटे सामाजिक विचलन हो, यानी कि वह अल्प स्तर से सामाजिक रूप से अस्वस्थ हो। हम सभी अपराधियों को सामाजिक रूप से अस्वस्थ मानते हैं तथा उनके द्वारा किए गए चोरी या हत्या जैसे दुष्कर्म उनकी सामाजिक अस्वस्थता को दर्शाते हैं, परंतु जब हम उत्तरदायित्वों को निभाने तथा दूसरे लोगों के साथ मिलकर रहने की बात करते हैं तब सामान्य और सामाजिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के बीच अंतर कर पाना कठिन हो जाता है। हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को कुछ लोग सामाजिक रूप से स्वस्थ माने और कुछ अन्य उसे अस्वस्थ माने। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डायमेंशन। ठीक है, स्पिरिचुअल डायमेंशन का क्या मतलब है? आध्यात्मिक आयाम। कहते कि जो आध्यात्मिक आयाम है उसको हेल्थ और डिजीज़ के दौरान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है, काफ़ी ज़्यादा महत्वता दी जाती है। आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है उसका क्या मतलब है? जो हमारे जीवन का पर्पस है और उसका मीनिंग है उसको समझना, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है और अर्थ है उसको समझना।
कहते कि यहाँ पर उस चीज़ की बात हो रही है जो कि फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी से ऊपर हो, जो कि मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आयामों से थोड़ा हटके हो। कहते कि जो ये है स्पिरिचुअल डायमेंशन, है ना, इसकी एक परिभाषा देना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इसके अंतर्गत निष्ठा, सिद्धांत और नैतिकता, किसी महान शक्ति के प्रति प्रतिबद्धता और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव और कुछ संकल्पनाओं में विश्वास शामिल है, जो जीवन को अर्थ व उद्देश्य प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वोकेशनल डायमेंशन यानी कि व्यवसायिक आयाम, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चलिए आप ये सोचिए कि अगर किसी आदमी की अचानक नौकरी छूट जाए, ठीक है, तो उसको कैसा लगेगा? ठीक है, या फिर जब किसी का काम ऐसा होता है कि जिसमें उसने अपने लिए ही, ठीक है, कुछ गोल्स या उसकी कुछ एबिलिटीज़ या कैपेसिटीज़ हों डिसाइड की हुई, तो ये उसके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पर भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, और उसकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि उसके संपूर्ण स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, फिजिकल भी, सोशल भी और मेंटल में भी। जब कोई व्यक्ति अपने काम को अच्छी तरह से करता है तो ही उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है और उसका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। कहते हैं कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जिसके लिए ये जो वोकेशनल डायमेंशन सिर्फ इनकम का ही एक सोर्स हो, पर दूसरों के लिए ये इनकम का सोर्स नहीं होगा। वो अपने काम को ही एक स्रोत होने के अलावा और अन्य आयामों के प्रयासों के स्पष्ट परिणाम के रूप में देखते हो। कई लोगों के लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कहते कि ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक व्यक्ति को अपनी संतुष्टि और संपूर्णता का एहसास पाने के लिए पैसा कमाना ज़रूरी है। कुछ व्यक्तियों को ऐसे कार्य करने से संतुष्टि मिलती है जिनसे धन की प्राप्ति नहीं भी होती या बहुत कम होती है। जैसे कि व्यावसायिक स्वास्थ्य के अन्य आयामों को प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित भी होता है। यह बात स्वास्थ्य के हर आयाम के लिए सही है। एक एग्जाम्पल, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो कि आपकी नौकरी से असंतुष्ट है तथा उसे बेहतर नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसका उसके संपूर्ण स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, शायद वह हर समय निराशा से ग्रस्त रहेगा या साथ ही उसमें चिंता और क्रोध की भावनाएं भी आएंगी। आत्मसम्मान कम हो जाएगा और लगातार तनावग्रस्त रहने में उसका शरीर स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। उसके चिड़चिड़ापन का प्रभाव उसके सामाजिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। इसका उसके सामाजिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा
उसे शांति का एहसास नहीं होगा। वह आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। ये केवल संभावनाएं हैं, लेकिन ये संभावनाएं भी बहुत प्रबल हैं। ये था आपका हेल्थ का कंसेप्ट और हेल्थ की डायमेंशंस। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि प्रोटीन के फंक्शंस कौन से होते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन के फंक्शंस हैं वो आएंगे आपके यूनिट 5 में। ठीक है, हिंदी के मैनुअल वाले भी अपनी यूनिट 5 ओपन कर लीजिए। यूनिट 5 में आएंगे प्रोटीन के फंक्शंस। हिंदी के मैनुअल में आएंगे पेज नंबर 81 पर। और हिंदी के मैनुअल में आएंगे पेज नंबर 17 पर। सबसे पहला फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग फंक्शन। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं बॉडी बिल्डिंग फंक्शन। जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी को नए टिश्यूज बनाने के लिए अमाइनो एसिड सप्लाई करते हैं। ठीक है, और पुरानों की रिप्लेसमेंट के लिए, जो कि हमारी ग्रोथ और जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प रखते हैं। हमारी बर्थ से लेकर एक ह्यूमन बीइंग की लगातार एडल्टहुड तक ग्रोथ होती रहती है। इसलिए हमें जो डाइटरी प्रोटीन है उसकी हमें अपनी बॉडी को रेगुलर सप्लाई देनी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ग्रोथ रुक जाए तो प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। जब मतलब कि जब अडल्टहुड स्टेज आए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटीन खाना बंद कर देंगे। ठीक है, जो हमारी बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं उसको लगातार रिपेयर होने के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसलिए जो प्रोटीन है वो हमें हमारी ग्रोथ और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए थ्रू आउट लाइफ ही ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट है प्रोटीन्स एज रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, हिंदी में न्यायमक व सुरक्षात्मक पदार्थ के रूप से प्रोटीन का कार्य। जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी में एज अ केमिकल सब्सटेंस भी काम करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप इस बात के लिए अवेयर होंगे कि जो भी हम भोजन खाते हैं वो हमारी बॉडी में अगर डाइजेशन का प्रोसेस चलता है उसमें, तो इंजाइम्स का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वो जो सारे इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं कुदरती तौर पर। इंजाइम्स की तरह कई हार्मोन्स भी होते हैं जो कि एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में या बॉडी के और बहुत सारे प्रोसेस को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि कुछ हार्मोन्स, इंसुलिन, ये भी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ हैं, वो भी अपनी बॉडी को जब बीमारी से बचाती हैं तो वो भी एंटीबॉडीज़ भी एक प्रोटीन्स ही होती हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन एज करियर। शरीर में वाहन के रूप में प्रोटीन का कार्य। जो प्रोटीन है वो कुछ पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायता करते हैं। इस प्रकार ये वाहकों के रूप में कार्य करते हैं। जो प्रोटीन्स एज करियर्स है, ठीक है, इसमें क्या है कि जो प्रोटीन है वो करियर्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, थोड़े एक जगह से दूसरी जगह को थोड़े से सब्सटेंसेस को शरीर में ही लेकर जाने में सहायता करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन।
ठीक है। ये एक लाल रंग का प्रोटीन कंटेनिंग सब्सटेंस है जो कि हमारे खून में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी लंग से और शरीर के बाकी टिश्यूज़ को वो जाकर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लेके लंग्स को देता है। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है एनर्जी गिविंग फंक्शन, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य। जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में जाकर टूट जाता है, बॉडी में टूट के वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। जो 1 ग्राम प्रोटीन है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कल कह रही हूँ, हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था कि जो 1 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है, वो भी हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट भी और प्रोटीन भी। प्रोटीन हमारी बॉडी में तब एनर्जी का फंक्शन प्ले करता है जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एनर्जी प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं। ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसके बाद फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, आपको कोई एक फंक्शन भी बोला जा सकता है या फिर आपको ये भी बोला जा सकता है कि प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में बताइए आप। ठीक है। इसके बाद आपको फूड ग्रुप्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। जैसे कि आपको पूछेंगे कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ फूड ग्रुप, क्या फूड ग्रुप का कंसेप्ट है और कौन कौन से फूड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। फूड ग्रुप्स तो नॉर्मल हैं, पर जो कंसेप्ट है फूड ग्रुप का वो मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है। जैसे कि फूड ग्रुप हैं, ठीक है, इनको हम 3 कैटेगरीज में फंक्शन के बेस पर अप्लाई करते हैं: एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स। जो एनर्जी गिविंग फूड्स हैं उनमें कौन कौन से फूड आते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, सीरियल एंड शुगर, और फैट रिच फूड्स होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स और रूट्स एंड ट्यूबर्स और जैगरी भी होते हैं। आगे है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, वो कौन से हैं? जैसे मिल्क, एग, फिश, मीट। ठीक है, ये डायग्राम बना के इन्होंने दिया। फिर है प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद बॉडी बिल्डिंग ग्रुप में आते हैं जो कि प्रोटीन में रिच होते हैं: मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, फिश, एग, पल्सेस, नट्स एंड सीड्स। और थर्ड ग्रुप है प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी ग्रुप। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे फ्रूट्स, येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स, और बाकी के फ्रूट्स कौन से हैं? प्लम एंड बनाना। वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, फेनुग्रीक, मस्टर्ड। येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल, कैरेट एंड पंपकिन। अदर्स, लेडीज फिंगर, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। ठीक है। इसको हम फूड ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। या फिर इसको आप कंसेप्ट भी बोल सकते हो फूड ग्रुप का, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। इसके बाद हमारे पास है कि ये जो फूड ग्रुप्स हैं हमारे, ठीक है, वो बैलेंस डाइट बनाने में कैसे हेल्प करती हैं। पहले हमें पता है कि बैलेंस डाइट की डेफिनेशन कैसे होती है। बैलेंस डाइट वो है जिसमें हर तरह का फूड ग्रुप हमें डालना है, जिसमें हमें एडिक्वेट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में हमें न्यूट्रिएंट्स मिलें सारे, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर भी हो सके, ताकि हम जब डाइट हम प्रॉपर नहीं ले सकते हैं तब भी वो हमारी बॉडी में हेल्पफुल हो। ठीक है। अब ये कैसे हेल्पफुल है बैलेंस डाइट बनाने में? जैसे कि ये एक आपको एग्जाम्पल दी हुई है। फूड ग्रुप्स, 3 फूड ग्रुप सिलेक्शन, और इसमें क्या क्या अल्टरनेटिव है। एनर्जी फूड में, एनर्जी गिविंग में हम राइस और फैट सेलेक्ट कर सकते हैं।
या वीट, फैट, शुगर और पोटैटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी 4 फूड ग्रुप आ गए हैं। बॉडी बिल्डिंग में हम सिर्फ राजमा भी ले सकते हैं और ग्रीन ग्राम और मिल्क भी ले सकते हैं। बाकी के फूड ग्रुप जो इसमें नहीं आए थे वो यहाँ पर आ गए हैं। प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी में अनियन, बीन्स और टमाटो, इसमें कैरेट, अनियन और टमाटो, ये 2 एग्जाम्पल्स हो गई हैं। ठीक है, अब ये आप प्रेपरेशन का, ठीक है, पहला ऑल्टरनेटिव ये था और इंग्रेडिएंट्स कौन से प्रेपरेशन में यूज़ हुए, दूसरा ऑल्टरनेटिव ये था और कौन से इंग्रेडिएंट्स डेवलप हुए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 8 में था जो अभी हमने रीड आउट किया है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि लैक्टेशन के टाइम हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, और उनको बढ़ाने के लिए वे कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी ज़रूरतें लैक्टेशन यानी कि स्तन्य काल के दौरान बढ़ जाती हैं। बढ़ी हुई ज़रूरतों के कारण बताइए, क्यों बढ़ जाती हैं वो ज़रूरतें लैक्टेशन के टाइम पे। पहली बात तो ज़रूरतें क्यों बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो लैक्टेटिंग वमेन है वो एक दिन में 500 ऑफ ml मिल्क फर्स्ट मंथ में सिक्रीट करती है। ठीक है, धीरे धीरे ये अमाउंट 1 लीटर तक हो जाती है एक दिन में 5th मंथ तक। ऑन एन एवरेज, ठीक है, ये 850 ml मिल्क पर डे पहले 6 मंथ में लैक्टेटिंग वमेन सिक्रीट करती है। ठीक है, हमें पता चला कि मतलब हमें क्यों चाहिए और कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, बी विटामिन्स एंड विटामिन सी। ठीक है, और भी हैं जैसे आयरन, कैरोटीन, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नायासिन, विटामिन सी, ये सारे होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जिनकी ज़रूरतें स्तन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी ज़रूरतें स्तन काल के दौरान बढ़ जाती हैं और बढ़ी हुई ज़रूरतों के कारण बताइए। ठीक है, पहले कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, बी विटामिन्स, थायामिन, राइबोफ्लेविन, नायासिन एंड विटामिन सी। और ज़रूरतें क्यों बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो एक लैक्टेटिंग वुमन है वो पहले महीने में डेली 500 ml मिल्क सिक्रीट करती है, फिर धीरे धीरे 5th मंथ तक वो 1 लीटर पर डे मिल्क सिक्रीट करने लग जाती है। ऑन एन एवरेज वो पहले 6 महीने में 850 ml मिल्क पर डे सिक्रीट करती है। ठीक है, तो इसके लिए ही उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फर्स्ट एड इन केस ऑफ बर्न्स। ये आपका यूनिट 30 है, उसमें है 30.3.1। प्लीज़ आप अपने मैनुअल ओपन कर लीजिए, एक बार टिक मार्क भी साथ साथ करते रहिए जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। चिल्ड्रन में टच अ फ्लेम, फॉल इनटू अ स्टोव, पोर हॉट लिक्विड्स ऑन देमसेल्व्स और हैव फायरवर्क्स। कहते बच्चे या तो फ्लेम को टच कर सकते हैं या स्टोव के ऊपर भी गिर सकते हैं या हॉट लिक्विड्स भी अपने ऊपर पोर कर सकते हैं या पटाखों से भी जल सकते हैं, उनके फेस पर बर्स्ट भी हो सकते हैं। ये सब कुछ बर्न्स का कारण बन सकते हैं। वो बर्न्स हैं वो सीरियस भी हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, पेन बहुत सीवियर होता है और बच्चा शॉक में भी जा सकता है। बर्न कौन सी साइट पर है और वो कितना बर्न हुआ है, ठीक है, उससे पता चलता है कि बॉडी को कितना हार्म हुआ है।
जैसे कि ब्लाइंडनेस भी हो सकती है या किसी न किसी लिम्ब को परमानेंट डेंजर भी हो सकता है। बर्न की स्किन के ऊपर डेप्थ कितनी है, इससे ये पता चलता है कि डिहाइड्रेशन हुई है या कोई टिश्यू डैमेज हुआ है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट कैसे करना है? सबसे पहले करना है इमीडिएटली इमर्स द बर्न्ड पार्ट इन द कोल्ड वाटर। जैसे ही कुछ जला उसको हम साथ ही साथ ठंडे पानी में डिप कर दो। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो ठंडी हो जाती है और बर्न को ज़्यादा डूंगा जाने से, डीप जाने से रोकती है, अगर आप ये विद इन हाफ एन आवर में करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बर्फ़ अवेलेबल है तो बर्न पार्ट पे जल्दी से जल्दी आप बर्फ़ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर सुपरफिशियल बर्न्स हैं स्किन के, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर हैं, तो वो सिर्फ टॉप लेयर ऑफ स्किन को ही डिस्ट्रॉय करती हैं और थोड़ी सी ज़्यादा, कई बार ज़्यादा रेडनेस हो जाती है और बर्निंग सेंसेशन भी होती है। इसको हम बोलते हैं स्कार्ड्स। इसको हम कैसे रिमूव कर मतलब कैसे बच सकते हैं इसको हम ठंडे पानी से अपने बर्निंग पार्ट को डीप करके, अगर कोई डीपर बर्न्स हुए हैं, ठीक है, 2 दिन के बाद उसके ऊपर ब्लिस्टर्स डिवेल्प होना शुरू हो जाते हैं। अगर ज़्यादा स्किन मोटी जल गई है तो बहुत सीरियस भी हो सकती है और काफ़ी टाइम भी ले सकती है हील करने के लिए। उसके लिए कई बार हमें स्किन ग्राफ्ट्स भी करवाने पड़ते हैं। ठीक है, जो बर्न की परसेंटेज है वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा ये देखने के बाद कि वो कितना जला है, किस एक्सटेंट तक जला है, बर्न की साइट कौन सी है। सुपरफिशियल बर्न्स को छोड़ के बाकी सारे केसेस में आपको हॉस्पिटल में मतलब भागने की ज़रूरत होती है फर्स्ट एड लेने के लिए। अगर आपकी स्किन टूट रही है तो उसको वैसलीन गॉज के साथ कवर कर लो या बर्नोल भी आप अप्लाई कर सकते हो, या उसको लाइटली आप कवर भी कर सकते हो ताकि मक्खियाँ वगैरह या कोई और इंसेक्ट्स उसके ऊपर ना बैठें। अगर ब्लिस्टर यानी कि फोड़े बन चुके हैं पानी वाले ध्यान रखना है कि वो फूटे ना। आप उनके ऊपर प्लेन को कॉटन भी रख सकते हो बर्न पार्ट्स के ऊपर, पर वो चिपकनी नहीं चाहिए उसके साथ। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जैसे हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने फ्रैक्चर्स की फर्स्ट एड पढ़ी थी, ऐसे ही बर्न्स की फर्स्ट एड भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ना चाहिए आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप ईयर इन्फेक्शन के किसी भी कॉमन सिम्टम्स को डिस्क्राइब करिए। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आपको यूनिट 27 में मिलेगा, कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ द ईयर्स में। ठीक है, इसके लिए हम जाएंगे अपना 27.4 पर। कॉमन कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं ईयर्स की वो कौन सी हैं? ईयर एक, ईयर डिस्चार्ज और डेफनेस। ठीक है, ईयर एक ये क्यों होती है? किसी भी कारण करके हो सकती है। पेन इन द ईयर इज यूजुअली ड्यू टू द सेप्टिक इन्फेक्शन इन द मिडल ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन इन द अपर रेस्पिरेटरी पार्ट्स। कहते कि अगर आपके किसी भी अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से आपके मिडल ईयर में भी सेप्टिक इन्फेक्शन हो सकती है और आपके कान में दर्द हो सकता है। ठीक है, ये जो डिवेल्प होता है ये बहुत ही अचानक से होता है और बहुत स्वीयर होता है, इसको हम एक्यूट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। ये गले के थ्रू बैक्टीरिया ट्रैवल करता है। ठीक है, गले से बैक्टीरिया ट्रैवल करता है अपनी इशैचियन ट्यूब के साथ मिडल ईयर को जाता है। जो इनर लाइनिंग होती है वो स्वोलन हो जाती है और कैविटी में पस कलेक्ट होनी शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है? स्वीयर पेन और फीवर भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओटिटिस मीडिया। इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? हमें घर पर इसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि जो एक्यूट ईयर इन्फेक्शन है इसको हम घर पर अगर ट्रीट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं।
कई बार दूसरी प्रॉब्लम जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारे कानों में बहुत ज़्यादा मैल हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है और चिपक जाती है। इससे हमारे कानों में दर्द भी होता है और कभी कभी ऐसे भी लगता है कि हमें सुनाई ही नहीं दे रहा। उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हमें एक सॉफ्ट स्वैब यूज़ करना है अपना कान क्लीन करने के लिए। जो वो सॉफ्ट स्वैब है वो किससे बना होना चाहिए? एक मैच स्टिक आप ले सकते हैं। मैच स्टिक के एक एंड पर आप एक सॉफ्ट कॉटन लगा सकते हैं, या ईयरबड्स भी मिलते हैं मार्केट में। पर अगर वैक्स लंबे टाइम के लिए आपके उसमें इकट्ठी हुई है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो गई है और इसको डिफ़िकल्ट भी है रिमूव करना इस तरीके से, तो बच्चे को हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। मान लीजिए कोई कई बार कोई मक्खी या मच्छर या कोई भी इंसेक्ट आपके मिडल ईयर में चला गया, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, डिस्कम्फर्ट भी होता है, क्योंकि वो वहाँ पर चिपक जाता है। या कोई और भी कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर जाती है, उससे भी पेन होता है बच्चे को, ठीक है। तो बच्चे कई बार कोई छोटी चीज़ें या स्टोन्स वगैरह अपने कान में डाल लेते हैं, वो उनके कैनाल में जाके अटक जाते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाती है और पस बन जाती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना है? ये बहुत पेनफुल होता है और डिफ़िकल्ट होता है हैंडल होना, इसलिए हमें कोई भी गर्म तेल वगैरह कुछ नहीं डालना चाहिए, सीधा इसको बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर ही जाना चाहिए। कहते हैं कि जर्नल ट्रीटमेंट क्या है? अगर बच्चे को कान में दर्द है तो हम पैरासीटामोल वगैरह कोई भी पेन किलर दे सकते हैं, पर ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। जो दर्द है उसको हमें प्रॉपर ट्रीट करना है, ठीक है। अगर कोई भी ईयर डिस्चार्ज नहीं है तो पेन को रिलीव करने के लिए ईयर ड्रॉप्स भी हम डाल सकते हैं। कई बार एक बार और भी होता है कि जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं तब भी उनको ईयरैक हो सकता है, ठीक है। वो अपने कान भी रब करना शुरू कर देते हैं, जॉ से भी उनको मतलब पेन्स में वो होता है। जब वो अपने टीथ ही रप्ट करते हैं तब भी उनको पेन होता है, रब करते हैं अपने कान। इसको हम रेफर्ड पेन भी बोल सकते हैं। इससे इसको कोई इन्फेक्शन नहीं बोल सकते हैं एग्जैक्टली। नेक्स्ट है ईयर डिस्चार्ज। ईयर डिस्चार्ज क्यों होता है? जब मिडल ईयर यानी कि ओटिटिस मीडिया में कोई इन्फेक्शन होती है, कैनाल में पस कलेक्ट हो जाती है, तो उससे बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं परफोरेशन, ठीक है। इससे जो होल होता है हमारा, उससे पस बाहर आनी शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज, और पेन रिलीव हो जाती है। बट जो होल होता है वो हमारे हेयरिंग को अफेक्ट करता है और इससे हमें सुनना भी बंद हो सकता है। इसलिए जो ईयर डिस्चार्ज है बिना पेन के वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है, जबकि जो पेन के साथ डिस्चार्ज होता है उससे इसका हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है? डॉक्टर चाइल्ड को डॉक्टर के पास लेके जाना है, चाहे पेन एक्यूट है चाहे क्रॉनिक है प्रॉब्लम, चाहे एक्यूट है। डॉक्टर आपको इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कोई एंटीबायोटिक्स देंगे या फिर एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी आपको वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है डेफनेस। डेफनेस जो है वो एक प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। वो मेनली बर्थ डिफेक्ट के कारण होती है, या कोई इलनेस जाने कि मेनिनगाइटिस उसके कारण भी हो सकती है, या कोई टेम्परेरी डेफनेस होती है, वो वैक्स अगर कान में इकट्ठी हो जाए तो होती है, या कोई फॉरेन बॉडी चली जाए, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल चला जाए, ठीक है, या फिर कोल्ड के कारण जो ट्यूब है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, ड्रम में होल हो जाता है उससे। अगर टेम्परेरी डेफनेस है, ठीक है, तो वो मतलब
ट्रीटमेंट हो सकता है उसका, वो चली जाएगी। अगर कोई बच्चा डेफनेस के साथ बॉर्न हुआ है ड्यू टू सम इलनेस, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। डॉक्टर उनकी हियरिंग कैपेसिटी टेस्ट करेंगे तो उनको नेक्स्ट वो सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये थे आपके ईयर इन्फेक्शंस कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसे 5 लक्षणों को बताइए जो बच्चे में गंभीर बीमारी के सूचक हो सकते हैं। जैसे कि हम 28.4 में जाएंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। फीवर विद हेडेक, कहते कि जब बच्चे को बुखार के साथ जुकाम है तो उसको इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। दिस इज़ कॉमनली कॉल्ड फ्लू, और 4-5 दिन के लिए रहता है। ज़्यादातर कोल्ड और फ्लू होते हैं, इनको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है या टेम्परेचर उनका डाउन नहीं हो रहा है तो उनको पैरासीटामोल टैबलेट दी जाती है। ठीक है, या फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा हो या शिवरिंग हो रही हो तो मलेरिया भी होने के चांसेस होते हैं। तो सेम सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शन में सारे सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। मलेरिया जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे देखना चाहिए, और यूरिनरी इन्फेक्शन उसमें फीवर के साथ साथ कंटिन्यू भी रहती है। कई बार क्या होता है, साइनस की अगर कोल्ड ज़्यादा बढ़ जाए तो साइनस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अगर बुखार बार बार होता रहे, सिर दर्द भी बार बार होता रहे, तो कई बार क्या होता है, टाइफाइड भी बन जाता है वो। अगर बच्चा बार बार फीवर की कंप्लेंट करे और उसका बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, साथ में उल्टियाँ भी हो रही हैं, तो सीरियस इलनेस जैसे मेनिनगाइटिस भी हो सकता है, तो हमें डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना चाहिए। जैसे फीवर विद रैशेज़, चिकन पॉक्स में क्या होता है कि फीवर के दूसरे दिन आपकी बॉडी पे रैशेज़ होने शुरू हो जाते हैं। अगर फीवर की 4th डे पर रेड रैशेज़ हों तो वो मीज़ल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मीज़ल्स में वाटरी आइज़ भी हो सकती हैं जो कि लाइट के लिए मतलब लाइट में हम देख नहीं सकते उसमें। फीवर विद सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस में भी फीवर हो सकता है। फीवर विद कफ एंड कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब में अगर फीवर है तो रेस्पिरेटरी जो रेट है वो भी फास्ट हो सकता है और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। निमोनिया में भी बच्चे को ब्रीदिंग में इफ़ेक्ट होता है और काफ़ी सीरियस इफ़ेक्ट भी हो सकता है, इसलिए हमें जल्दी से डॉक्टर के पास भी लेकर जाना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस में भी क्या होता है, फीवर आमतौर पर लो ग्रेड का होता है, पर टेम्परेचर जो होता है वो राइज होता रहता है सिर्फ इवनिंग में। वो भी क्यों, सिर्फ एग्जर्शन करके, जब दिन की एग्जर्शन हो जाती है। जो फीवर है वो नाइट स्वेट से फिर बाद में उतर भी जाता है, बट जो कफ़ है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। कई बार कफ़ में ब्लड भी आने लग जाता है। जो इसके सिम्टम्स हैं वो कैसे हैं, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीलिंग ऑफ इल हेल्थ। नेक्स्ट है फीवर विद पेन इन द लिम्स। ये मेनली पोलियो के साथ एसोसिएट करता है। पोलियो स्टार्ट होता है फीवर के साथ, और 2nd और 3rd डे में बच्चे को पेन होने लग जाएगा। ठीक है, टच करने पे भी पेन होता है 1 या 2 लिम्ब पर। जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ता जाता है मसल्स मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती है और पैरालिसिस भी होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा रेयर कॉज क्या है लिम्स में पेन का, जब लिम्स के अंदर बोन्स में इन्फेक्शन होती है तब। ठीक है, और रेडनेस और स्वेलिंग भी हो जाती है लिम्स में।
लिम्फेटिक सिस्टम में इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। 5 हमने पढ़ लिए हैं, पर इसके बाद और भी हैं, जैसे फीवर विद डायरिया और वॉमिटिंग, फीवर विद जॉन्डिस, फीवर विद स्वेलिंग ऑन द साइड्स ऑफ द फेस, फीवर विद enlarged glands इन द नेक, फीवर विद ईयर डिस्चार्ज विद स्टिफनेस ऑफ बॉडी। आप ये भी रीड आउट कर सकते हैं। 5 भी आपसे पूछ सकते हैं, 6 भी पूछ सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन के साथ फीवर है। एक बार हम देख भी लेते हैं सारा। फीवर विद डायरिया और वॉमिटिंग। कहते कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देते हैं और साथ में ही उनको फीवर भी हो जाता है। But usually fever with vomiting or diarrhea indicates a disturbance of the gastrointestinal tract. कहते हैं आमतौर पर क्या होता है, अगर फीवर के साथ वॉमिटिंग और डायरिया भी हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि टाइफाइड भी हो सकता है, कॉलरा भी हो सकता है, डाइसेंट्री भी हो सकती है। टाइफाइड में वॉमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। जो हमारी टंग है, ठीक है, वो कोटेड रहती है और बच्चा बहुत बीमार दिखता है। कोई भी फीवर है, अगर वो 5 दिन से ज़्यादा जाता है तो हमें टाइफाइड के लिए टेस्ट करवाना चाहिए। कॉलरा में क्या होता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग सिम्टम जो है वो एक्यूट वाटरी डायरिया होता है और वॉमिटिंग होती है। और बेसिलरी डाइसेंट्री में क्या होता है कि बच्चा ब्लड भी पास करता है स्टूल में और म्यूकस भी पास करता है, और उसको पेट में पेन भी होता है। इन सारे केसेस में ही हमें डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है फीवर विद जॉन्डिस। ये एक वायरस इन्फेक्शन होती है जो कि पानी के थ्रू फैलती है। अगर बच्चे को फीवर के साथ जॉन्डिस है तो उसको भूख भी कम लगती है और हेडेक भी होती है और वॉमिटिंग भी होती है। ठीक है, जो फीवर है वो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। फीवर विद स्वेलिंग ऑन द साइड्स ऑफ द फेस, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है। दिस सिम्टम इज़ यूजली इंडिकेटिव ऑफ द इन्फेक्शन मम्प्स के कारण होता है। फीवर विद enlarged glands इन द नेक, दिस इज़ अ सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। फीवर विद ईयर डिस्चार्ज, जो हमने ऊपर पढ़ा ही था। फीवर विद स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, इसके सिम्टम्स स्टिफनेस भी होती है नेक में, तो उसको मेनिनगाइटिस भी कहते हैं। फीवर इन स्किन इन्फेक्शंस, फीवर विद फिट्स, फीवर विद फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ यूरिन और पेन, फीवर विद डिहाइड्रेशन। ये आप सिम्टम्स में लिख सकते हैं जो फीवर के हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिड डे मील के अंडर आपको कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और उनके बेनिफिशरीज कौन होते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ICDS के अंडर, ठीक है, और इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे हुए हैं इन्होंने प्रोग्राम में देने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग एट लीस्ट 1/3 of the nutritional requirements recommended by the Indian Council of Medical Research। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये यूनिट 18 में है, 18.3.2 में, फॉर द चाइल्ड एंड हेल्पिंग टू प्रमोट द चाइल्ड्स हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का, बच्चों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का 1/3 उनको दिया जाए। ये ICR रिकमेंड करती है, जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एंथुसियांग चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल एंड रिमेन इन स्कूल एंड दस इम्प्रूविंग द स्कूल अटेंडेंस। बच्चों को इस चीज़ के लिए वो किया जाए कि आप लोग स्कूल जाओ और स्कूल में रहो, ताकि बच्चों की स्कूल की अटेंडेंस को इम्प्रूव किया जाए।
अगर स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम मिलता है तो उसके बाद स्कूल की अटेंडेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। नेक्स्ट है इनकलकेटिंग गुड फूड एंड हेल्थ हैबिट्स इन चिल्ड्रन। मिड डे मील का क्या ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों में फूड एंड हेल्थ हैबिट्स गुड लेके आना। एक रह गया फोस्टरिंग साउंड सोशल बिहेवियर अमंग चिल्ड्रन एंड नैरोइंग द फीलिंग्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वेरियस कास्ट। अब इसके बाद है कि बच्चों को कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं मिड डे मील के अंडर। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन आर नॉट एन पार्ट ऑफ द MDM प्रोग्राम। ठीक है, इसका मेजर कंपोनेंट क्या है? फूड सप्लीमेंट। इस प्रोग्राम में जो मेन्यू प्रोवाइड किया गया है वो हर जगह का डिफरेंट है। रॉ फूड मटेरियल जो है वो इंटरनेशनल एजेंसीज प्रोवाइड कर देती हैं, जैसे कि कॉर्न सोया मील, व्हीट सोया ब्लेंड, सोया फोर्टिफाइड बल्गर व्हीट एंड सैलेड ऑयल। जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कुक करके हम उपमा, खिचड़ी कुछ भी बना सकते हैं जो कि खाने के लिए कन्वीनियंस हो, या फिर हम रेडी टू ईट फूड्स भी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स और कॉन्डिमेंट्स के साथ। इवन मिल्क पाउडर भी कई जगह पर सप्लाई किया जाता है। तमिलनाडु में ट्रेडिशनल राइस सांबर भी प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाता है। ये जो मील है वो रफली 450 to 500 किलो कैलोरी एंड 20 to 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन एक दिन में एक बच्चे को प्रोवाइड करते हैं जो डाइट देते हैं। जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी एनर्जी का 1/3 होता है, जो उनकी RDI की इनटेक होनी चाहिए प्रोटीन का हाफ होता है। इसमें टारगेट ग्रुप यानी कि बेनिफिशरीज कौन है? बच्चे 6 से 11 साल की उम्र के जो कि एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल को अटेंड करते हैं। ये था आपका मिड डे मील के अंडर की कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और कौन से उसके बेनिफिशरीज हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिए हैं। ये आपका यूनिट 18 में है, 18.3.2 में। मिड डे मील के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसका 1/3 पार्ट उनको मिले। ठीक है, और दूसरा उसका है कि स्कूल की अटेंडेंस को इम्प्रूव करना। ठीक है, तीसरा है कि बच्चों में अच्छी फूड और हेल्थ हैबिट्स आएँ। तीसरा ये है कि बच्चों में मतलब कास्ट को छोड़ के, ठीक है, कि वो मतलब सोसाइटी में सोशल बिहेवियर उनका इम्प्रूव हो, सोसाइटी में रहना सीखें। सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को? मिड डे मील खाना प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, रॉ मटेरियल वहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, और जो वो मील प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी कितनी प्रोवाइड करता है पर डे पर चाइल्ड देते हैं? 450 to 500 किलो कैलोरी एंड 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और टारगेट ग्रुप क्या है? 6 to 11 ईयर्स के बच्चे जो एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। आगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए, उसके थोड़े से वो क्यों प्रोवाइड करना चाहिए और उसकी थोड़ी सी एग्जांपल भी देनी है। जैसे कि ये जो आंसर है वो यूनिट 12 में अवेलेबल है, 12.4.1 कि बच्चों को हमने बर्थ से लेके 3 मंथ्स के बच्चे को हमने क्या देना है। ठीक है, जनरली क्या बोला जाता है कि जब बच्चा बॉर्न होता है, ठीक है, तब बच्चे को मदर मिल्क मिलना चाहिए पहले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो उस मिल्क को हम क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रम। वो जो मिल्क होता है वो थोड़ा सा थिक भी होता है, स्टिकी भी होता है और येलोइश फ्लूइड होता है। इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होते हैं जो बच्चों को इन फ्यूचर इन्फेक्शन से बचाते हैं। और हमें बच्चों को पहले 3 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए और कुछ भी हमें 3 to 4 मंथ्स के लिए बच्चों को देने की ज़रूरत नहीं है।
कोई भी ड्रिंक देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें बच्चे को 3 to 6 मंथ्स के लिए क्या देना है। पहले तो हमें बर्थ टू 6 मंथ तक ही बच्चों को मदर की फीड देनी है, ठीक है। बट जो मदर फीड ले रही है उसको अपनी डाइट में सब कुछ इंक्लूड करना चाहिए ताकि बच्चों को सब कुछ मिल सके। अब बर्थ टू जो 6 to 9 मंथ्स तक हमें बच्चों को क्या देना है। 6 to 9 मंथ से लेके हमें बच्चों को थोड़ा सा वीनिंग फूड देना स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे कि दलिया, सूजी, दूध देना स्टार्ट कर देना चाहिए। और दूध में मिक्स करके थोड़ी सी शुगर भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा लिक्विड बना के देना उसको, सॉफ्ट बिल्कुल। जब बच्चा ये फूड को एक्सेप्ट कर ले तो हमें बेसिक मिक्स देना उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। बेसिक मिक्स जो है वो सीरियल और पल्स के मिक्सचर से बनता है, जैसे कि खिचड़ी, या हम मतलब एक सीरियल और पल्स को रोस्ट करके भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं। ठीक है, बेसिक मिक्स देना शुरू करना चाहिए 6 to 9 मंथ्स। पहले उनको सॉफ्ट और लिक्विड खाना देना चाहिए। जब वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दें उसके बाद हमें उनको बेसिक मिक्स देना चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेसिक मिक्सचर के साथ क्या है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो थोड़ा थिक हो जाता है, तो हमें बार बार लिक्विड उसमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम उसमें थोड़ा सा ऑयल या बटर ऐड कर देंगे वो उसकी कंसिस्टेंसी को, टेस्ट को भी इम्प्रूव कर देगा और बच्चे में कैलोरीज भी जाएंगी। ओके, एक और ऑल्टरनेटिव है सप्लीमेंट्री फूड का जो कि सीरियल से बनता है, अमाइलेज रिच फूड, ठीक है। हमें वो दलिए में उसका 1/4 टीस्पून ऐड करना होता है। अमाइलेज रिच फूड कैसे बनता है, जो हमारा स्प्राउटेड व्हीट ग्रेन्स होती हैं हम उसको धूप में सुखाएंगे और उस पे से स्प्राउट को रिमूव करेंगे और ग्रेन्स को ग्राइंड कर लेंगे। ये जो ARF पाउडर होता है वो एंजाइम अमाइलेज में रिच होता है, जो कि स्टार्च को, जो सीरियल में स्टार्च अवेलेबल होता है वो उसको तोड़ता है सिंपलर फॉर्म में, इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिनर होती है, ठीक है। इस एज में हम बच्चों को वेजिटेबल फ्रूट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा कुक करके देना है और थोड़ा लिक्विड फॉर्म में देना है। पहले बॉईल करना है वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को, फिर उसको मैश करके बच्चे को एक तरह से पानी ही पिलाना है। उनको ज़्यादा फाइब्रस फ्रूट हमें इस स्टेज पर नहीं देना चाहिए, बच्चे के लिए मुश्किल हो जाती है उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है। फिर हमें बच्चों को 9 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक हमें बच्चों को क्या देना है। 9 मंथ से लेके 12 मंथ तक हमें बच्चों को एक सॉफ्ट, जैसे एग योक या फाइनली मिन्स्ड या कुक्ड मीट, मैश्ड फिश, मैश दाल भी दे सकते हैं हम बच्चों को। मल्टी मिक्सेस भी दे सकते हैं। मल्टी मिक्स के 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि स्टेपल जो मेन इंग्रेडिएंट है राइस, व्हीट और सूजी, और प्रोटीन का सोर्स भी डाल सकते हैं उसमें मिल्क, एग, पल्सेस, चिकन, फिश, पाउंडेड ग्राउंड नट्स, विटामिन एंड मिनरल सोर्स, वेजिटेबल और फ्रूट कोई भी, फैट्स, ऑयल्स और शुगर भी डाल सकते हैं एनर्जी कंटेंट को बढ़ाने के लिए। इस फिगर में हमें मल्टी मिक्स भी दिखाया गया है, जैसे ब्रेस्ट मिल्क 100 ml लेके उसमें राइस 40 ग्राम, मूंग दाल 15 ग्राम, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल 30 ग्राम एंड ऑयल 5 ग्राम हम उसमें डाल सकते हैं। 6 to 8 मंथ के बच्चे को हम 1 कटोरी खिचड़ी वेजिटेबल्स के साथ दे सकते हैं, राइस और दाल भी दे सकते हैं, और एक चपाती दाल में या सब्जी में सोक करके भी दे सकते हैं। अबाउट हाफ अ कटोरी ऑफ कुक्ड सूजी, दलिया, खीर और राइस कुछ भी दे सकते हैं। एक हाफ बनाना भी दे सकते हैं, मैश करके पोटैटो भी दे सकते हैं। 9 से 11 महीने के बच्चे को हम ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं मिड मॉर्निंग में, फिर उसको बनाना और बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो भी दे सकते हैं।
और आफ्टरनून में हम उनको एक कटोरी खिचड़ी सब्जी के साथ, दाल के साथ भी दे सकते हैं, वेजिटेबल भी दे सकते हैं चपाती के साथ, और दही भी दे सकते हैं चपाती के साथ। शाम में हम उनको शुगर के साथ 1 कप मिल्क भी दे सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क भी देना चाहिए। रात में भी हमें उनको ऐसे ही एक सॉफ्ट डाइट भी देनी चाहिए। चलिए आज का ये यहीं पर सेशन ख़त्म कर देते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में भी बताइए, ऐसे ही क्वेश्चंस मैं बीच बीच में से आपको करवा दूं इम्पॉर्टेंट, या फिर चैप्टर आपको लाइन वाइज करवाऊं। और कोई क्वेश्चंस भी होंगे तो वो भी आप पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। ये वीडियोस आपको बाद में भी अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप लाइव सेशन में इसको नहीं सुन सके हैं तो आपको बाद में भी ये वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।